हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम नए टॉपिक आरएनए का अध्ययन करेंगे। आरएनए क्या होता है? इससे पहले आप एक न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार डीएनए पढ़ चुके हैं, ठीक है। डीएनए के बारे में सारा कुछ जान चुके हो। आज हम आरएनए को जानने की कोशिश करेंगे कि आरएनए क्या होता है। जो ये आरएनए होता है, आरएनए भी न्यूक्लिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो आरएनए होता है, आरएनए की क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है? महत्वपूर्ण भाग होता है। जो आरएनए होता है, यह आरएनए सामान्यतः यानी जनरली सामान्यतः कैसा होता है? एकल कुंडलित होता है। कैसा होता है? एकल कुंडलित होता है। एकल कुंडलित। जबकि डीएनए कैसा हुआ करता था? दोहरा कुंडलित। जबकि ये कैसा होता है? सामान्यतः एकल कुंडलित होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, आगे यदि बात करें हम, तो जो ये एकल कुंडलित संरचना होती है, ठीक है, किसमें पाई जाती है? अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कैसा होता है? एकल कुंडलित संरचना होती है। पादप विषाणु की बात करें तो पादप विषाणु में एकल कुंडलित संरचना होती है। जबकि इसके कुछ अपवाद आते हैं। अपवाद माने तो अपवाद क्या है? एक रियो वायरस है। एक क्या है? रियो समूह के जो विषाणु हैं, रियो समूह के विषाणु, ठीक है। इसके अलावा अर्बुद विषाणु, इन दोनों में जो होता है आरएनए दोहरे कुंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोहरे कुंडल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। किस रूप में पाया जाता है? दोहरे कुंडल के रूप में पाया जाता है। जबकि इसके अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की बात करें यदि हम, इसके अलावा यदि पादप विषाणु की बात करें तो उनमें कैसा होता है? एकल कुंडलित संरचना होती है, ठीक है। जो आरएनए होता है, यह आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में जो पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब जो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना, किससे संबंधित होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। उन राइबोसोम पर उपस्थित होता है ये आरएनए। आरएनए किससे संबंधित होता है? राइबोसोम से संबंधित होता है, ठीक है। इस तरह से जो आरएनए होता है, एक एकल कुंडलित लंबी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला वाला होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है, आरएनए मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे? मोनोन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। तो जो आरएनए होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड की रेखीय संरचना होती है।
कैसी होती है, रेखीय संरचना होती है। अर्थात जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वे मोनोन्यूक्लियोटाइड किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो आरएनए पाया जा रहा है यह आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए जनरली कैसा होता है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो देखिए संरचना किस तरह की होगी। अब यदि हम इसकी बात करें, आरएनए की संरचना की बात करें तो विद्यार्थियों आरएनए की संरचना देखिए किस तरह की होती है। तो आरएनए की संरचना किसके समान होती है, डीएनए के समान ही होती है। परंतु अंतर क्या है, एक तो अंतर क्या हो गया, यह एकल कुंडलित होता है जबकि डीएनए कैसा होता है, दोहरा कुंडलित होता है। इसकी संरचना में भी वही तीनों चीज उपस्थित होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं ना। और एक न्यूक्लियोटाइड कितने से मिलकर बना हुआ होता है, देखिए शर्करा। इसके अलावा इसमें दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, तीसरा होता है क्या है, फास्फोरिक अम्ल होता है। तीसरा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना में तीन भाग होते हैं। पहला होता है शर्करा। तो आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी शर्करा होती है, राइबोज होती है। कैसी होती है, राइबोज शर्करा होती है, जो कैसी होती है, पेंटोज शर्करा है, 5 कार्बन वाली होती है। कितने कार्बन वाली होती है, 5 कार्बन परमाणु वाली होती है। जिस तरह से डीएनए में क्या पाई जाती थी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसी तरह से नाइट्रोजन क्षारक भी 2 ही प्रकार के होते हैं, वो है कि वही प्यूरिन और pyrimidine। ठीक है, अब अंतर क्या होता है कि प्यूरिन क्षारक कौन से होते हैं, एडेनोसिन और गुआनिन होते हैं। डीएनए में भी यही होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। परंतु जो मेनली अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है pyrimidine क्षारक में। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, pyrimidine क्षारक के रूप में थायमिन, जबकि इसमें थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और ये क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल और साइटोसिन। इस तरह से ये 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। एडेनिन वही यूरेसिल चलेगा और गुआनिन साइटोसिन चलेगा। एडेनिन यूरेसिल से किसके साथ चलेगा, डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा चलेगा। अंतर ये होता है। फॉस्फेट समूह पाया जाता है PO4- के रूप में। ठीक है, फॉस्फेट समूह PO4- के रूप में पाया जाता है। ओके, इस तरह से इसकी संरचना होती है नाइट्रोजन क्षारक की। तो ये तीनों की तीनों चीज जब एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। जब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो क्या है, एक आरएनए की संरचना को निर्मित करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आरएनए की संरचना होती है। ओके, जो आरएनए होता है यह आरएनए, अब इसकी यदि आगे बात करें, हम इसके प्रकारों की बात करें, हम देखिए आरएनए के प्रकार की यदि हम बात करें तो आरएनए कितने प्रकार का होता है। देखिए आरएनए के प्रकार, आगे हम किसकी बात करें, आरएनए के प्रकार की बात करें। आरएनए के प्रकार, ठीक है, आरएनए मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जेनेटिक आरएनए यानी कि आनुवंशिक आरएनए, और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। दूसरा कौन सा होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए। आनुवंशिक आरएनए और अनानुवंशिक आरएनए। ये जेनेटिक आरएनए जो होता है केवल प्लांट वायरसेस में पाया जाता है। किनमें पाया जाता है, प्लांट वायरस में पाया जाता है। जैसे प्लांट वायरस का नाम है TMD, तब आपको मोजेक वायरस।
अनुवांशिक आरएनए के रूप में पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, यानी कि अनुवांशिक आरएनए उसे कहेंगे ऐसा आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? अनुवांशिक आरएनए कहलाता है। और यह अनुवांशिक आरएनए केवल किसमें पाया जाता है? पादप विषाणु में, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस। जबकि इसके अलावा अन्य जंतु जो होते हैं, पादप विषाणु के अलावा जितने भी अन्य जंतु हैं, उन सभी जंतुओं में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है। जबकि अनानुवांशिक पदार्थ, अनानुवांशिक आरएनए कैसा होता है? ऐसा आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? अनानुवांशिक आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? अनानुवांशिक आरएनए कहलाता है। यह अनानुवांशिक आरएनए जो होता है अधिकांश जीवों में पाया जाता है। अनानुवांशिक आरएनए किसमें पाया जाता है? अधिकांश जीवों में पाया जाता है, जबकि ये केवल किसमें पाया जाता है? पादप विषाणु में। तो इस तरह से आरएनए दो प्रकार का होता है। हम अनुवांशिक संरचना के अध्ययन पढ़ रहे हैं, एक अनुवांशिक आरएनए और दूसरा अनानुवांशिक आरएनए। अनुवांशिक आरएनए केवल पादप विषाणु में समरी कर रहे हैं दोबारा से, और अनानुवांशिक आरएनए अधिकांश जीवों में पाया जाता है। अब इसकी बात कर ली हमने। अब हम यदि हम बात करें अनानुवांशिक आरएनए की, किसकी बात करें? अनानुवांशिक आरएनए की, यानी कि नॉन जेनेटिकल आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, यह नॉन जेनेटिक आरएनए भी कई प्रकार के होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए भी कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है। ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, एमआरएनए होता है, दूसरा होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। ठीक है। अनुवांशिक आरएनए जो होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। और इसे स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। इसे कौन सा आरएनए कहते हैं? स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। ठीक है। जो ये मैसेंजर आरएनए होता है, यह मैसेंजर आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है डीएनए से होता है। एमआरएनए का निर्माण कहाँ से होता है? डीएनए से होता है। ठीक है। डीएनए जैसी एक गहरी संरचना है, तो डीएनए जो डीएनए होता है, डीएनए का एक कुंडल, डीएनए का एक कुंडल किसके रूप में कार्य करता है? टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। टेम्पलेट, यह टेम्पलेट के रूप में कार्य कर किसका निर्माण कर लेता है? एमआरएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक है। जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या अनुलेखन कहते हैं। ठीक है। तो जो मैसेंजर आरएनए है कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए से एक केंद्रक से टेम्पलेट के रूप में एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एमआरएनए कहते हैं, या उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। ठीक है। अब जो एमआरएनए है, यह एमआरएनए क्या कार्य करता है? तो यह एमआरएनए जो होता है ना, केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। कहां पर? सीधे केंद्रक में। तो केंद्रक से यह क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है। कहां की ओर? कोशिका द्रव्य की ओर, जहां पर किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है। इस तरह से ये एमआरएनए जो होता है संश्लेषित होता है। अब जो ये एमआरएनए होता है, इस एमआरएनए पर नाइट्रोजन क्षारकों से बने 3 नाइट्रोजन क्षारकों से एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बने पूर्ण पाए जाते हैं। बने
कूट पाए जाते हैं जिन्हें अनुवांशिक कूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक कूट, जो कि किसमें सहायक होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये एमआरएनए होता है ना, यह एमआरएनए, ठीक है, सिस्टोन की संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पर? सिस्टोन। सिस्टोन क्या है? सिस्टोन क्या है? एक जीन की क्रिया इकाई है। सिस्टोन क्या है? जीन की इकाई है। क्योंकि आरएनए पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित हैं, तो जीन की इकाई है। और यह कौन सी इकाई कहलाती है? संरचनात्मक इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचनात्मक इकाई कहलाती है। अर्थात संरचनात्मक इकाई का मतलब है संरचना बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। अर्थात यह क्या है? रचनात्मक इकाई है या सक्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं। तो इस सिस्टोन की संख्या के आधार पर जो एमआरएनए होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मोनोसिस्टोनिक, एक तो कौन सा होता है? मोनोसिस्टोनिक, और दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक। दूसरा कौन सा होता है? पॉलीसिस्टोनिक। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या है, इसका आगे भी जिक्र होगा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। मोनोसिस्टोनिक उसे कहते हैं जिसमें केवल क्या है? जो एमआरएनए में केवल एक सिस्टोन पाया जाता है या कम संख्या में सिस्टोन पाए जाते हैं। ऐसा एमआरएनए कैसा होता है? छोटा होता है। ऐसा एमआरएनए कैसा होता है? बिल्कुल छोटा होता है, और जिस पर उसकी संरचना में केवल क्या पाया जाता है? एक एमआरएनए पाया जाता है। इसके कारण उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टोनिक। जैसे यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक होता है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक का मतलब ये है जिसमें ऐसा एमआरएनए है जिसकी संरचना में बहुत सारे सिस्टोन उपस्थित होते हैं, बहुत सारे सिस्टोन उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? पॉलीसिस्टोनिक। अर्थात डीएनए कैसा होता है? लंबा होता है थोड़ा सा। आरएनए कैसा होता है? लंबा होता है। ठीक है। तो जो इन एमआरएनए की लंबाई होती है वो काफी अधिक होती है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए की लंबाई जो होती है कैसी होती है? काफी अधिक होती है। और ये एक बार में इस प्रकार का जो एमआरएनए होगा, यह एमआरएनए एक बार में कई प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम होता है। जबकि इससे मोनोसिस्टोनिक केवल एक सिस्टोन है, तो एक सिस्टोन केवल एक ही संरचना को बनाएगी ना, संरचनात्मक इकाई है, तो इसके द्वारा केवल एक बार में एक प्रकार की प्रोटीन का ही संश्लेषण किया जा सकता है। जबकि इसके द्वारा एक बार में कई प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण किया जा सकता है। तो इस तरह से एमआरएनए जो होता है कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, सिस्टोन की संख्या की आधार पर। ठीक है। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या है? राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोमल आरएनए जो होता है, आरआरएनए जो है किससे संबंधित होता है? राइबोसोम से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? राइबोसोम से। और राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अतः ये भी कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये आरआरएनए का जो संश्लेषण हो सकता है, इसके अलावा केंद्रिका के द्वारा भी होता है। कुछ मात्रा में किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा भी होता है। और यह जो हमारी कोशिका में कुल आरएनए पाया जाता है ना, कोशिका में कुल आरएनए का 80% भाग बनाता है। राइबोसोमल आरएनए कोशिका के कुल आरएनए का कितना परसेंट भाग बनाता है? 80। और ये जो एमआरएनए होता है केवल 5 से 10% भाग बनाता है। एमआरएनए कितना होता है? 5 से 10% भाग के, जबकि ये कैसा होता है? 80% होता है। और किससे संबंधित है? राइबोसोम से संबंधित है। इसके अलावा ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। किसमें भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है। ठीक है। कैसी होती है? ये एकल प्रोटीन संरचना होती है और कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम टीआरएनए की बात करें तो जो ये टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए आरआरएनए और एमआरएनए से भी छोटा होता है। आरआरएनए और टीआरएनए एमआरएनए से भी छोटा कौन होता है? टीआरएनए होता है। इसको स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। स्थानांतरण आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आरएनए जो होता है
mRNA को केंद्रक से कहां पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है, कोशिका द्रव्य की ओर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, tRNA कहते हैं। यह कुल आरएनए का 10 से 15% भाग बनाता है। कुल आरएनए कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 10 से 15% भाग बनाता है। यह एक तरह से mRNA का उल्टा होता है। यह एक तरह से क्या होता है, mRNA का उल्टा होता है। इस mRNA पर क्या पाए जाते हैं, कोडोन पाए जाते हैं। बात की थी ना बनने, नाइट्रोजन क्षारकों के कूट पाए जाते हैं, पता ना करना है। उन कूटों को क्या बोलता, अनुवांशिक कूट या कोडोन कहते थे। इसका विपरीत क्या होता है, ये इस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडोन पाए जाते हैं। इस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडोन पाए जाते हैं। एंटीकोडोन और कोडोन, तो जिस वजह से mRNA tRNA से आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि इस पर कोडोन पाए जाते हैं, इस पर एंटीकोडोन, तो कोडोन और एंटीकोडोन आपस में जुड़ जाते हैं, और जिसके कारण यह tRNA mRNA को कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, आगे एक साइंटिस्ट था हॉले। एक साइंटिस्ट कौन सा था, हॉले। उस हॉले ने, हॉले नामक साइंटिस्ट ने tRNA की संरचना का अध्ययन किया। इसका अध्ययन किया, tRNA की संरचना का अध्ययन किया। ठीक है, इसकी संरचना का अध्ययन किया, tRNA की संरचना का अध्ययन किया, और अध्ययन करके जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया। tRNA की संरचना का अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल, उस मॉडल को कहते हैं क्लोवर-लीफ मॉडल। क्लोवर-लीफ मॉडल क्या बोलते हैं, क्लोवर-लीफ मॉडल। क्लोवर-लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, यह क्लोवर-लीफ मॉडल किसके समान दिखाई देता है, लीफ के समान दिखाई देता है, पत्ती के समान दिखाई देता है। इस होले ने बताया था कि जब आरएनए की संरचना देखते हैं, tRNA की संरचना देखते हैं, तो tRNA की संरचना किसके समान दिखाई देती है, 3 पत्तियों के समान दिखाई देती है। तो इसकी संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो देखिए क्लोवर-लीफ मॉडल कैसा, क्लोवर-लीफ मॉडल कैसा होता है। देखिए, इस क्लोवर-लीफ मॉडल का संश्लेषण कब होता है, ठीक है, जब आरएनए अत्यधिक कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। कब, कैसा, जब आरएनए अत्यधिक कुंडलित अवस्था में पाया जाता है तो वह 5' से 3' की ओर एक पत्ती समान संरचना का निर्माण कर लेता है। क्या, जब आरएनए अत्यधिक कुंडलित अवस्था में पाया जाता है, उस स्थिति में tRNA 5' से 3' दिशा में एक पत्ती सदृश संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसे क्लोवर-लीफ मॉडल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, क्लोवर-लीफ मॉडल कहते हैं। तो आइए क्लोवर-लीफ मॉडल कैसा होता है देखते हैं। कहां से शुरू होता है, 5' से शुरू होता है। यह 5' से शुरू हो गया, कुछ इस तरह की संरचना होती है इसकी। कहां से शुरू होता है, 5' से और 3' से लेकर समाप्त हो जाता है। 3' से लेकर कौन सा टर्मिनल होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनल होता है, और इसके कौन सा होता है, फॉस्फेट टर्मिनल होता है। 5' कौन सा होता है, 5' पर क्या होती है, केपिन, जहां पर क्या जोड़ते हैं, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जोड़ते हैं। ठीक है, और ये कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल सिरा होता है। ठीक है, इस तरह की संरचना होती है, जिस पर ये क्या उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं। इस पर क्या लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक लगे हुए हैं। तो जब क्लोवर-लीफ मॉडल की संरचना का अध्ययन करते हैं तो क्लोवर-लीफ की संरचना कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें ये क्या लगे हुए हैं, सब के सब नाइट्रोजन क्षारक लगे हुए हैं। ये सब क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है। इस तरह से नाइट्रोजन क्षारक व्यवस्थित होते हैं। तो हॉले ने जब इसकी संरचना का अध्ययन किया तो संरचना का अध्ययन करने पर पता चला कि इसमें 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं,
4 स्थल होते हैं। जब हॉले के अनुसार इस क्लोवरलीफ मॉडल का अध्ययन किया गया तो क्लोवरलीफ के मॉडल का अध्ययन करने पर इसमें क्या कितने स्थलों को देखा गया? 4 स्थलों को देखा गया। कितने स्थल पाए जाते हैं इसमें? 4 स्थल पाए जाते हैं, जिसमें पहला स्थल होता है एमिनो अम्ल संलग्न स्थल। पहला कौन सा होता है? पहला एमिनो अम्ल संलग्न स्थल। यह जो एमिनो अम्ल संलग्न स्थल होता है ना, कौन से सिरे की ओर होता है? थ्रेडेड सिरे की ओर होता है। और यहाँ पर क्या आकर के जुड़ जाते हैं? एमिनो अम्ल आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ता है? सबसे पहले आकर के टीआरएनए से एमिनो अम्ल आकर के जुड़ जाता है। थ्रेडेड सिरे पर कौन सा स्थल पाया जाता है? एमिनो अम्ल संलग्न स्थल पाया जाता है। पहला सिरा हो गया थ्रेडेड सिरा, ये थ्रेडेड सिरा है। इस पर क्या आकर जुड़ते हैं? एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं। और एमिनो एसिड आकर के क्या बनाते हैं? एमिनो एसाइल सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? एमिनो एसाइल सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा स्थल होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए अभिज्ञान स्थल। एमिनो एसाइल टीआरएनए अभिज्ञान स्थल। ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एमिनो एसिड से जुड़े तो ये क्या बनेगा? एमिनो एसिड बना दिया। और किसके साथ जुड़ा हुआ है? टीआरएनए से। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसाइल टीआरएनए। अब उसके पश्चात दूसरा स्थल कौन सा था? एमिनो एसाइल टीआरएनए अभिज्ञान स्थल। तो ये वाली जो भुजा होती है ये होती है एमिनो एसाइल टीआरएनए अभिज्ञान स्थल। ठीक है। ये क्या करती है? इसको रिकॉग्नाइज करने का कार्य करती है एमिनो एसिड। ठीक है। इसको दूसरा नाम DHURB कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? DHURB कहते हैं। डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल आरएनबी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? DHURB यानी डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल आरएनबी कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो स्थल होता है वह स्थल होता है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन स्थल होता है। कौन सा स्थल होता है? एंटीकोडोन स्थल। एंटीकोडोन स्थल। तो DHURB के नीचे की तरफ जो भुजा होती है यह भुजा क्या कहलाती है? ये इस तरह से संरचना होती है इसकी। ये जो है क्या है? एंटीकोडोन स्थल है। एंटीकोडोन साइट। तो ये क्या है? एंटीकोडोन होते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ता है? mRNA आकर जुड़ता है। इस पर क्या जुड़ता है? mRNA आकर जुड़ता है, क्योंकि mRNA का क्या है? कोडोन। और यहाँ पर क्या है? एंटीकोडोन है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन साइट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन साइट कहते हैं। जिस पर ये क्या है? एंटीकोडोन है। ये क्या है? एंटीकोडोन है। ये क्या है? एंटीकोडोन है। और ये जो भुजा है ये भुजा क्या कहलाती है? एंटीकोडोन आर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एंटीकोडोन आर्म कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा चौथा स्थल होता है वो होता है एंटीकोडोन अभिज्ञान स्थल। एंटीकोडोन अभिज्ञान स्थल। एंटीकोडोन अभिज्ञान स्थल जो होता है एंटीकोडोन आर्म के ऊपर की ओर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम T-साइसी भुजा के नाम से भी जानते हैं। इस भुजा को किस नाम से जानते हैं? T-साइसी भुजा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 7 अमीनो अम्ल युक्त होती है। ये भुजा कैसे अमीनो अम्ल युक्त होती है? 7 अमीनो अम्ल युक्त होती है। T-साइसी आर्म कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन अभिज्ञान स्थल, एंटीकोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कहते हैं। ये एंटीकोडोन को क्या करती है? रिकॉग्नाइज करने का कार्य करती है। ठीक है। इस तरह से जो होते हैं 4 प्रकार के क्या होते हैं? इस पर स्थल होते हैं। ठीक है। इसको हम जो है ना इस ऊर्जा को राइबोसोम अभिज्ञान स्थल भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम अभिज्ञान स्थल भी कहते हैं। और फाइनली किसका संश्लेषण करने में सहायक होता है? ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो इस तरह की संरचना जो है किसने बताई थी? हॉले ने बताई थी। जिस
इसे क्या बोलना है, क्लोवर-लीफ मॉडल। तो ये संरचना होती है क्लोवर-लीफ मॉडल की। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करके अपने दोस्तों को आगे तक भेजिएगा, जिससे और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र वीडियो पहुँचे और आपको लाभ मिले। थैंक यू।